नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 6 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपको पूरा कमोडिटी मार्केट का आउटलुक समझाएंगे और कुछ खास मेहमान होंगे जो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ जी चंद्रशेखर साहब हैं, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट, कमोडिटी गुरु, और रवि देवरा है हमारे साथ, हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर हैं कुबरजी ग्रुप से। प्रथमेश माल्या हैं, एवीपी रिसर्च कमोडिटी और करेंसी एंजल वन से। वीरेंद्र वकील साहब हैं, कमोडिटी कंसल्टेंट पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। और साथ ही 2 और मेहमान हमारे साथ आज शो में अगले आधे घंटे तक होंगे। शिवांशु मेहता हैं, बुलियन हेड हैं एमसीएक्स के, और साथ ही चिंतन मेहता है, सीईओ हैं अवांस ग्रुप के। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात गोल्ड की होगी, क्योंकि गोल्ड ने आज फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया। 61,490 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है आपको? क्या गोल्ड की जो ये तेजी चल रही है ये आगे भी आपको लग रहा है जारी रहेगी और 2023 एक बुलियन ईयर साबित होगा इस साल, और जबरदस्त तेजी की पूरे साल संभावना रखें? हाँ, मैं मानता हूँ गोल्ड में तो अभी तेजी आ चुका है, आ गया है, क्योंकि डॉलर कमजोर है। मगर आगे जाकर के भी इससे ज्यादा तेजी आएगा। लोग बात करते हैं $2200 प्रति आउंस में, उसका इंतजार मुझे लगता है नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में मैं देखता हूँ 2020 से 2070 का ये रेंज में ट्रेडिंग होना चाहिए। और खास करके हमें देखना है जॉब्स डेटा कैसे आता है इस हफ्ते। आज कुछ डेटा आना है, शुक्रवार को भी कुछ डेटा आना है, और उसका आधार पर ही गोल्ड आगे चलेगा। तो बात ऐसा है कि फेड ने तो एक 25 बेसिस पॉइंट का बढ़ा दिया है, जिसका इंतजार था। इट वाज प्राइस्ड इन द मार्केट ऑलरेडी। मगर ये नहीं है कि आगे कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इन्फ्लेशन, महंगाई का दर कम होते जा रहा है, मगर उनका टारगेट है 2%। 2% आने में बहुत टाइम बाकी है। तो और एक राउंड ऑफ रेट हाइक जून महीने में होने का संभावना हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आई एम सीइंग एज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जून में। तो गोल्ड का कोई बड़ा उछाल नहीं देख रहा हूं मैं। इट विल बी रेंज बाउंड, प्रॉब्ली 2080 ओ लेवल में इट कीप ट्रेडिंग, ऐसा मेरा अनुमान है। चिंतन मेहता, आपको क्या लग रहा है गोल्ड का क्या रुख होगा? और जिस तरह के संकेत अब फेड से मिल रहे हैं और लग रहा है कि जून की जो बैठक होगी वहां पर हो सकता है कि ब्रेक लगे। जो 10 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है लगातार, उस रफ्तार पर ब्रेक लगने की संभावना है। ऐसे में किस तरह की चाल आप देख रहे हैं गोल्ड की आगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो उसकी साइकिल कैप आउट हो गई है। अगर आप 2011 से आप अगर कभी भी देखो तो फेड के जो भी हेड्स होते हैं वो कभी भी ऐसा बोलते नहीं है कि दिस कुड बी द लास्ट इंटरेस्ट हाइक, बट वो उस जगह पे कैप हो जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये कैप आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ी तो उनकी बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो मुझे ऐसा लगता है अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट जून महीने में नहीं बढ़नी चाहिए। और इनका जो डी डॉलराइजेशन पूरे वर्ल्ड अक्रॉस हो रहा है, जैसे आपने सबने देखा हुआ है कि सब सेंट्रल बैंक ओवर अ पीरियड काफी अच्छे क्वांटिटी में गोल्ड बाई करती जा रही है। तो मुझे लग रहा है गोल्ड अल्टीमेटली इट हैज टू गो अप। बट ये क्योंकि इतना बड़ा रैली एक साथ आ गया है तो हो सकता है कूलिंग पीरियड की वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पे रुके या थोड़ा बहुत करेक्शन भी आए। बट दिस इज हेल्दी करेक्शन एंड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इट हैज टू रन वेरी फास्ट। मुझे लगता है बहुत ऊपर जा सकता है। ओके, यानी यहाँ से और तेजी की संभावना आपको लग रही है। हमारे साथ कुछ और मेहमान है। वीरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड की चाल किस तरह की आगे रहेगी और पूरे साल को लेकर आपका आउटलुक क्या कह रहा है? पूरे साल का तो नहीं सोचना चाहिए अभी। बहुत से वाइट कार्ड खड़े हैं। ऐसा अपना वैसे लग रहा है कि मोमेंटम थोड़ा अच्छा है। फिर भी मैं कॉमेक्स के तौर पे ऐसा मानूंगा कि रेजिस्टेंस इसका जो रहेगा 2078 का रहेगा। सपोर्ट एरिया है वो करीबन 1997 का रहेगा। इंडियन टर्म्स में इसका सपोर्ट 60,900 और रेजिस्टेंस अपसाइड में 61,600 या 61,700 के आसपास रहना चाहिए। कल की जो इवेंट है वो मेरे हिसाब से डिस्काउंट ऑलमोस्ट हो गई है। अब कल के जॉब मार्केट के डेटा के बाद थोड़ी
क्लैरिटी आएगी। एक सवाल भी है महबूब हसन का बिहार से, क्या मई के आखिर तक गोल्ड $2100 पार हो जाएगा क्या? रवि जी, क्या लग रहा है आपको, क्या $2100 पार कर जाएगा मई के आखिर तक? $2100 यहाँ से वैसे देखे तो वो 2-2.5% की तेजी हुई, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी ये लेवल पे अगर आपका बाय है ऑलरेडी तो ज्यादा ग्रिड ना रखते हुए कुछ भी उछाल आता है, फॉर एग्जांपल 2078 के करीब काफी बड़ा रेजिस्टेंस गोल्ड के प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। बाद में कल जॉब डेटा आने हैं, उसके अलावा कई सारे फैक्टर्स है वो आगे डेवलप हो गए, और पर्टिकुलर जो फेड की पॉलिसी में क्लियर किया गया है कि डेटा आधारित पॉलिसी जून एंड जुलाई होगी, तो इस हिसाब से डेटा का इम्पैक्ट थोड़ा सीवियर होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग साइड खड़े रहने में नहीं बैठ रहा है, तो शायद लग रहा है कि कुछ मुनाफा वसूली आगे जाके रेजिस्टेंस के करीब हो, तो 2100 की होप ना करें, 2078 के करीब आ जावे तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले बनने। लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ है, उससे पहले एक दर्शक का सवाल ले लेते। संजय हैं यूपी से, सोना उन्होंने 60,600 रुपए में बेचा है। प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको? 60,600 रुपए की शॉर्ट पोजीशन है अभी, हालांकि इनको नुकसान हो रहा है, क्या रुके भाव, क्या उनको नीचे का लेवल मिलेगा? आई थिंक क्लियरली अभी मोमेंटम जो है वो तेजी की तरफ है। नेक्स्ट जो पॉसिबल भाव है वो 61,800 या 700 के आसपास होगा। तो इनका जो एंट्री प्राइस है वो करीब 1,200 रुपये दूर है, तो यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट फिलहाल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है टिल्टेड है, मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऊपर से नीचे की, ऊपर से जो है करेक्शन का दिख रहा है। तो फिलहाल जो मोमेंटम है, अगर जो आप नियर टर्म ट्रेड है, यहाँ पे आपको और 300 से 400 रुपये का अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है, और वहाँ से पॉसिबिलिटी आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। चलिए, हमारे साथ शिवांशु मेहता जी भी हैं, बुलियन हेड है MCX के। सर, सबसे पहला हमारा सवाल होगा, जिस तरह के बुलियन में ट्रैक्शन दिख रहा है इस साल और रिकॉर्ड वॉल्यूम भी हो रहा है, बुलियन ऑप्शंस की अगर बात करें तो 24 मार्च के जो आंकड़े थे वो ऑल टाइम हाई टर्नओवर थे। अभी अप्रैल लास्ट के भी जो आंकड़े आए थे, चाहे वो सिल्वर को लेकर हो, गोल्ड मिनी के ऑप्शंस को लेकर हो, लगातार रिकॉर्ड टर्नओवर हो रहा है। क्या वजह, इसके पीछे क्या वजह है सर? क्या पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ा है या कुछ और वजह आप देख रहे हैं, या लोग हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? किस तरह का पार्टिसिपेशन आ रहा है गोल्ड के प्रोडक्ट्स में सर? जी हाँ, आई थिंक जिस तरह के ओवरऑल फाइनेंशियल मैक्रो माहौल को हम देख रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी क्लाइंट जो है, रिटेल क्लाइंट्स का भी इंटरेस्ट इसके अंदर, इस एसेट क्लास में काफ़ी बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जो ऑप्शंस का जो एक तरह का कमिंग ऑफ एज हम देख रहे हैं, वो गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखा जा रहा है कि उसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है और टर्नओवर फिगर्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि एक रिटेल क्लाइंट फ्यूचर्स की अगर पोजीशन लेता है तो उसे ऑप्शंस के साथ हेज करना शुरू कर दिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ज्वेलर्स हैं और जो बुलियन ट्रेडर्स हैं, उनके अंदर ऑप्शंस का इस्तेमाल बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो अपनी डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पुट ऑप्शंस के जरिए, और अपनी इन्वेंट्रीज को, जो कि एक्सचेंज डिलीवरेबल इन्वेंट्रीज रहती हैं, उनको बेसिकली वो मोनेटाइज कर पा रहे हैं कॉल राइटिंग के जरिए। सो वी आर सीइंग अ मल्टीट्यूड ऑफ increase in participation and participation from all quarters of the market. और जहाँ तक आपने बताया नंबर्स के बारे में, ऑफ कोर्स रिसेंट ऑल टाइम हाई हुआ था 18,000 करोड़ प्लस का बुलियन ऑप्शंस में, और सिल्वर में भी 9,700 करोड़ 30 kg ऑप्शन ने ऑल टाइम हाईज हिट किए हैं। सो आई थिंक वॉलेटिलिटी को लोग सीरियसली ले रहे हैं और अपनी इन्वेंट्रीज को ज्वेलर्स एक गिवन नहीं मान रहे हैं कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो वो तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, उसे कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं इंश्योरेंस कवर की तरह। ये देखा जा रहा है। विश्वमोहन जी। शिवांशु जी, अब अगला मेरा सवाल ये होगा कि बुलियन और जो इंडस्ट्री वगैरह जो डिस्पैरिटी जो दिख रही है अभी मार्केट में, इंडिया के स्पॉट मार्केट में, और जो डिस्काउंट दिख रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले, इसका क्या फायदा आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में दिख रहा है? नहीं, फायदा देखिए, इसमें एक बात है कि हमारा एज अ लीडिंग प्लेटफॉर्म, एज अ लीडिंग MII, वी आर इन सर्विस ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली द फिजिकल इंडस्ट्री। तो इसमें एक सबसे अहम चीज ये है कि
डिस्पैरिटीज तो ऑफ कोर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसके वेरियस फैक्टर्स रहते हैं डिस्काउंट्स के, मगर एक चीज जरूर है कि हमारा जो प्राइस है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस मूवमेंट, करेंसी एज वेल एज द कस्टम ड्यूटी। तो ये तीनों की प्रोटेक्शन रहती है और स्पॉट मार्केट्स के साथ नियरली 99% 100% कोरिलेशन भी रहता है और ये कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इन तीनों तथ्यों को जब हम देखते हैं तो इससे जो स्पॉट टू फ्यूचर्स इंटीग्रेशन जो है, जो कि हमारा एक अहम पर्पस रहता है एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज होने का, वो इससे मीट होता हुआ नजर आता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत, मिशन के तहत हमने रिसेंटली इंडियन रिफाइनर्स, जो कि चुनिंदा इंडियन रिफाइनर्स हैं, जो कि ऑडिट्स, बहुत स्ट्रिंजेंट ऑडिट प्रोसेस हमने रखी थी, उसे पार करके जो इम्पैनल होते हैं, तो उनके जरिए भी एक तरह से रिसाइकलिंग को बढ़ोतरी मिलती है। बिकॉज इंडिया के अंदर जो डिस्पैरिटीज हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ बुलियन के अलावा अगर कोई और विकल्प है तो वो एक एक्सचेंज डिलीवरी भी रहता है। तो इसके जरिए जब भी डिस्काउंट्स बढ़ते हैं तो रिसाइकलिंग को एक तरह का फिलिप मिलता है, जो कि एक तरह की हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस को भी कम करता है। तो आई थिंक ये एक तरह का बेनिफिट एक्सचेंज के द्वारा माध्यम से पार्टिसिपेंट्स को, बुलियन ट्रेडर हो या ज्वेलर हो या रिफाइनर हो, उन सबको मिलता है। हिमांशु जी, एक छोटा जवाब दीजिएगा। MCX पर आपने कहा कि बहुत सारे ज्वेलर्स आ रहे हैं हेजिंग के लिए। सर, जो नए प्रोडक्ट्स हैं MCX के, क्या उसमें किस तरह के पार्टिसिपेशन है, किस तरह की हेजिंग कर रहे हैं ज्वेलर्स, और क्या उनके लिए आप लोग ग्राउंड पर भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं हेजिंग के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। जो नए प्रोडक्ट्स हैं, देखिए हमारे यहाँ हर डिनोमिनेशन में रहता है कोई ना कोई प्रोडक्ट, ताकि बड़े छोटे सभी ज्वेलर्स फायदा उठा सके। तो जो गोल्ड का 100 ग्राम का हमारा ऑप्शन है, वो भी इस समय उसने भी अपने ऑल टाइम हाईज नियरली 1000 करोड़ का टर्नओवर हिट किया था और उसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जहां तक जागरूकता का सवाल है, हम जितनी भी बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशंस रहती हैं, एपेक्स एसोसिएशंस एज वेल एज रीजनल, उनके साथ हम लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जुटे रहते हैं। तो इसमें पूरे देश के डिफरेंट जो मार्केट्स हैं, बुलियन की जो मंडियां हैं, सराफा बाजार्स हैं, बड़े ही शहरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे शहरों में भी वहाँ हमारी टीम जाके जागरूकता का अभियान करते रहते हैं। तो उससे काफी फर्क पड़ता है। तो आगे चल के भी हम कमिटेड रहे इस चीज के ऊपर, करते रहेंगे। शुक्रिया शिवांशु जी, आपने वक्त दिया ET नाउ स्वदेश के लिए। चलिए वापस से अब लौटते हैं वायदा बाजार की ओर। चांदी की चाल देख लेते। चांदी भी आज शुरुआती कारोबार में जबरदस्त तेजी दिखा रही थी, 77,500 रुपए के ऊपर चली गई थी, अभी भी 1% ऊपर है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है, चांदी किस तरह की तेजी आगे चांदी की चाल रहेगी? क्या चांदी भी वापस से नए रिकॉर्ड की ओर जाएगी और आपको लग रहा है कि जल्द 80,000 का लेवल भी चांदी पे दिख सकता है? का जवाब देने के पहले मैं एक नोट ऑफ कॉशन ऑन गोल्ड में कहना चाहता हूं। उसमें दो चीज है। एक है, आप फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट को देखोगे तो उन्होंने आई थिंक इज मेड इट वेरी क्लियर कि कोई रेट कट नहीं होगा इस साल, 2023 में कोई रेट कट नहीं होगा। तो उसका किसी को उस रेट कट का गुंजाइश है तो आई एम श्योर ही हैज कंप्लीटली रिजेक्टेड दैट आइडिया। 2024 में होगा वो पता नहीं, बट 2023 में होने का संभावना अभी दिख नहीं रहा है। रेट कट वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है, सोने का फिजिकल डिमांड देखिए। सोने का फिजिकल डिमांड काफी कमजोर हो चुका है, खास करके वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट विच इज इंडिया। तो इसका भी हमें असर दिखेगा मार्केट में। मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो गोल्ड में हो रहा है, इट इज मोर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ अभी कमिंग टू चांदी, मैं मानता हूं चांदी का मार्केट डेफिसिट में है और चांदी में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है और चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो आगे जाकर के चांदी का डिमांड बढ़ेगा और मैं चांदी में अच्छा तेजी देख रहा हूं। पहले भी आपका शो में मैं बताया हूं कि इस साल बाय बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर $27 तो हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा होगा कि नहीं अभी कहना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, मगर आई एम लुकिंग एट $27 एज अ वेरी डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी फॉर चांदी। चिंतन मेहता, आपका आउटलुक चांदी को लेकर क्या है? किस तरह की चाल चांदी को आपको लग रही है, आगे किस तरह की चाल रहेगी चांदी में?
नॉर्मली सिल्वर और गोल्ड का पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, तो अगर गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है तो चांदी भी ऊपर की तरफ जाती है, बट चांदी बहुत तेजी से ऊपर जाती है इन कंपेयर टू गोल्ड। और इसका इंडस्ट्रियल यूसेज भी बहुत काफी अच्छा है, स्पेशली विद ईवी टेक्नोलॉजी सिल्वर का यूसेज और बढ़ रहा है, और माइनिंग का जो प्रोडक्शन है वो हर साल धीरे धीरे कम हो रहा है या फिर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे द स्पीड ऑफ डिमांड। तो चांदी और गोल्ड मुझे तो दोनों चीज ऊपर ही लग रही है। और अगर आप देखो तो अमेरिकन मार्केट में जो ईटीएफ पार्टिसिपेंट है वो भी अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाते ही जा रहे हैं। सो सिल्वर के लिए बहुत आइडियल केस है, इन्वेस्टमेंट और आपका जो एक्चुअल इंडस्ट्री यूसेज है दोनों चीज उसके अंदर है। तो मुझे ओवरऑल ये जो है अभी काफी सारा मूवमेंट आया है, तो एक बार के लिए पॉज ले सकता है, बट चांदी विल आउट परफॉर्म गोल्ड और ऊपर की तरफ ही लग रही है। अगले दर्शक है नवीन है काकीनाडा से। गोल्ड इन्होंने शॉर्ट किया है 2 लॉट 60,350 रुपए में। बीरेन जी इनको क्या करना चाहिए, रुके या निकल जाए, स्क्वायर अप कर दे अपनी पोजीशन को? फिलहाल गोल्ड में शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है। कितनी रिस्क एपेटाइट है उनकी वो पता नहीं है, बट नॉर्मली ये मार्केट में 1.5% से ज्यादा स्टॉप लॉस या अपना नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज 1.5% से ज्यादा जाता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। अगले दर्शक है अभिषेक हैं दिल्ली से। क्रूड और एनजी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों की रणनीति जानना चाह रहे हैं। रवि जी क्या सलाह देंगे इनको? नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली थोड़ा प्ले करें। वैसे अपसाइड मुझे थोड़ा क्रूड में दिख रहा है, बट एक स्ट्रेटेजी वाइज में वहां पे अपसाइड प्ले करने के लिए राय दूंगा। क्रूड का 5600 का जो कॉल ऑप्शन है 220 के करीब चल रहा है, वही 6000 का जो कॉल ऑप्शन है 87 के करीब चल रहा है। तो आपको बाय करना है 5600 का कॉल ऑप्शन, सेल करना है 6000 का कॉल ऑप्शन। आपका मैक्सिमम लॉस ये स्ट्रेटेजी में 113 से 114 पॉइंट का होगा। उसके सामने आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 290 पॉइंट तक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बेटर स्ट्रेटेजी है। एक लिमिटेड अपसाइड के लिए बुल कॉल स्प्रेड के मैं स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। वही नेचुरल गैस में भी सेम, बट वहां पे मुझे लग रहा है कि अभी भी 160 165 तक के डाउन साइड में ओवर पीरियड ऑफ टाइम देख रहा हूँ। तो वहां पे क्या करें, आप 180 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करें, 12 के करीब ये पुट ऑप्शन चल रहा है। सामने 160 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन सेल कर दे जो 4 रुपए के करीब चल रहा है। आपका मैक्सिमम लॉस होगा 8 रुपए और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 12 रुपए। 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, वो बेटर होता है ऑप्शन में। तो दोनों में, एक में बेयर पुट और दूसरे में बुल कॉल स्प्रेड से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगले दर्शक है हर्षिता हैं जीरापुर से। सोना, चांदी और क्रूड तीनों में इवनिंग के लिए कॉल जानना चाह रही हैं। क्या सलाह है प्रथमेश जी, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों में? मोमेंटम तेजी का है तो मैं अगेंस्ट द ट्रेड नहीं बना सलाह दूंगा। 61,240 के पास में मिले तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 6120 का स्टॉप है, ऊपर में 61,680। तो नेक्स्ट पॉसिबल भाव गोल्ड के लिए 61,700 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। सिल्वर में ही वैसे मोमेंटम अगेन पॉजिटिव है, 78,200 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो आप एंट्री करना है तो 77,050 के आसपास करें, 76,300 का स्टॉप लगाए और 78,175। हालांकि काफ़ी ये दोनों भी कमोडिटी काफ़ी उछल चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड एंट्री करना थोड़ा सा फेवरेबल नहीं लग रहा है। तो आप अगर ये भाव पे आए तो ही एंटर करें, अदरवाइज ट्रेड ना लें तो वो भी बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। और आपको अगर क्रूड में कुछ करना है तो यहाँ पे क्रूड में फिलहाल आप सेल करने की सलाह रहेगी 5730 पर। 5810 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 5570 के लिए रहेगी। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। ग्वार और धनिया दोनों पे ही राय जानना चाह रहे हैं। हाजिर के कारोबारी है। बीरेन जी क्या इनको सलाह देंगे कोरिएंडर में और ग्वार में? दोनों में पिछले 3-4 सेशन से थोड़ा रिकवरी है। गवार जैसे 5400 से बढ़ के आज 5730-40 है। कोरिएंडर भी अपने बॉटम से करीबन 700-800 रुपये अप है। आगे इसमें टेंटेटिवली जून जुलाई के आसपास मीन्स जब मानसून सीजन की शुरुआत होगी उस समय शायद हम धनिया को 77-78 तक शायद देखेंगे। और गवार में अभी फिर पूरा मानसून पे रहेगा कि कैसी शुरुआत होती है और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग गवार का बॉटम 54-55 को मान के चलते हैं। इसमें डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड काफी गुंजाइश है। अगले दर्शक हमारे साथ राजेश हैं जेवर से। क्या ग्वार सीड का भाव जून जुलाई में 7,000 रुपये हो जाएगा क्या? बीरेन जी आपको लग रहा है 7,000 रुपया ग्वार सीड का भाव जून जुलाई तक?
इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं सोचना चाहिए। कहीं अल नीनो की बात है, वो अगर रियलिटी हो जाती है तो ये 7,000 हो सकता है। लास्ट ईयर हमने एक झलक इसकी देखी थी तो 4,500 से 9,000 तक भी हुई थी, फिर वो टिक नहीं पाया, वापस जल्दी 6,000 आ गया। तो गवार हाइपर स्पेकुलेटिव आइटम है, इसलिए वो टेंड टू ओवरशूट, मींस ऊपर भी ओवरशूट कर जाती है, नीचे भी ओवरशूट कर जाती है। तो कोई टाइम बाउंड इसमें सोचना नहीं चाहिए। ये एक हिसाब से वनडे मैच की तरह हर बॉल पे इसका जजमेंट रहता है। दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से, जिंक क्या 262 रुपए तक आएगा क्या? है तो काफी नीचे, इतनी तेजी की संभावना रवि जी आपको लग रही है क्या जिंक में? काफी कम उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि हाई लेवल पे रेजिस्टेंस बना रहेगा। जब तक चाइना की रिकवरी प्ले आउट नहीं होती मार्केट में, तब तक ये मेटल में थोड़ा हाई लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल है। इससे बेटर है कि बेस मेटल में आपको अगर जिंक के प्रति लगाव नहीं है तो आप कॉपर को बाय करें। वहां पे मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं। 730 के करीब आप एक्यूमुलेट करते रहे 720 के स्टॉप लॉस के साथ। वहां पे अपॉर्चुनिटी एक बार कॉपर 780 तक जावे तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सप्लाई के कंसर्न की वजह से कंपैरेटिव वो आउट परफॉर्म कर सकता है। जिंक में बाय का पोजीशन ना बनाए, वहां पे मुझे लग रहा है कि 242 का रेजिस्टेंस है, वहां पे प्राइसेस एक बार अटकने चाहिए। ओके, अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड की जिस तरह की चाल रही है, चंद्रशेखर सर क्या लग रहा है? कच्चा तेल काफी गिरावट के बाद आज हल्की रिकवरी की कोशिश यहाँ पर हो रही है, किस तरह की चाल आपको आगे दिख रही है कच्चे तेल की? हाँ बिल्कुल आगे, क्योंकि स्पॉट मार्केट में फिजिकल स्टॉक्स काफी अच्छा है, सेटिस्फैक्टरी लेवल, इसके वजह से क्रूड काफी दबाव में आ चुका था। मगर मैं देख रहा हूं और पहले भी मैं कहा हूं उसके बारे में, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफी अहम रहेगा क्रूड मार्केट में। सप्लाई डिमांड फंडामेंटल जरूर काफी टाइट हो जाना चाहिए इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, और डॉलर जरा कमजोर जरूर होगा, उसका भी सपोर्ट मिलेगा क्रूड को। तो ये जो लेवल हम देखते हैं मिड $70 ब्रेंट का, इससे बढ़कर के $80 पार करके इट विल बी अपवर्ड्स ऑफ $80 इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, ऐसा मेरा अनुमान है। क्रूड क्या $80 ब्रेंट क्रूड क्या इस एक्सपायरी में हो जाएगा क्या? प्रथमेश जी आपको लग रहा है $80 का ब्रेंट क्रूड? थोड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। पूरे सेंटिमेंट जो है स्पेसिफिकली रिस्की एसेट्स को लेकर नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल दिख रहा है ब्रेंट को $80 के आसपास। चलिए, अब अगले दर्शक हमारे साथ सुमन जैन गंगानगर से, सोना 61,150 रुपए में शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए चिंतन जी? क्या शॉर्ट के पोजीशन के बहुत सारे कॉल है, 3 कॉल है जो गोल्ड शॉर्ट में है, 2 पहले भी लिया था, क्या लग रहा है आपको? क्या शॉर्ट पोजीशन से अभी निकलने का समय है? ट्रेंड पॉजिटिव है या ऊपरी स्तरों पे लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी आ गई या बेचकर ही जाना चाहिए? क्या कहेंगे इन लोगों को? मुझे लगता है शॉर्ट पोजीशन में रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स जो चल रहे हैं जो गोल्ड को और तेज होने की फेवर में है। जैसे आपका रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कल ही वो अपना पुतिन को जैसे मारने की कोशिश करी गई, और दूसरे आपके जो जियोपॉलिटिकल रीजन्स है वो सब आपके अगेंस्ट है। अगर आप शॉर्ट हो तो डॉलर डी डॉलराइजेशन हो रहा है, विच इज ऑल्सो अगेंस्ट होल्डिंग गोल्ड शॉर्ट। आपका कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जहां पे आप गोल्ड शॉर्ट में बहुत ज्यादा पैसा कमा सको। तो मेरी राय ये रहेगी, अगर आपको गोल्ड शॉर्ट का ही व्यू बना रहना है तो कहीं ना कहीं लेवल पे आपको कॉल बाई करके चलना चाहिए, ताकि आपका वो ऊपर कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिले। बाकी नेकेड गोल्ड शॉर्ट करना थोड़ा खतरनाक रहेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड, आई वुड नॉट से इट इज इन फेवर। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग साइड से खेलना, जब आपका करेक्शन आए तो वो ज्यादा सही आपको पैसा बना के दे सकते। शुक्रिया चिंतन जी आपका, साथ ही बीरेंद्र सर आपका, रवि जी आपका, और प्रथमेश जी आपका, चंद्रशेखर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।